मुख्यमंत्री ऐसा सोच रहे होंगे कि काश सुधीर शर्मा मेरे पास होते? नहीं, नहीं, वो बड़े हारना मंजूर है लेकिन मतलब किसी भी हद तक जाएंगे, किसी भी हद तक जाएंगे, कयामत तक जाएंगे। ये एक कमबैक है सुधीर शर्मा का पूरे हिमाचल की पॉलिटिक्स में। अवस्थी जी और यहाँ पे देवेंद्र जग्गी जी वो फेल हो गए और मैं सुखविंदर सिंह सुक्खू की इसमें गलती नहीं मानता। सोलन में किसका फिगर? क्या हम इस इलेक्शन को विधानसभा का सेमीफाइनल मान सकते हैं? दावे कर रहे हैं कि हमने इतने नगर निकाय जीत लिए। अरे तुम दावे करने से पहले तुम पार्टी सिंबल पे इलेक्शंस करवा देते। सिर्फ एक नेता की वजह से, किसी एक नेता की वजह से चुनाव जीते। राकेश पठानिया, विपिन परमार, उनके कितने दौरे धर्मशाला में हुए हैं। धर्मशाला एक ग्लैमरस कॉन्स्टिट्यूंसी बोली जाती है। TNA टॉक शो में आप सबका स्वागत है। आज हम बहुत ही अहम मसले पर चर्चा करने जा रहे हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश में खूब रोमांच का माहौल बना हुआ है और रोमांच इसलिए भी बना है क्योंकि आप सबने मताधिकार का इस्तेमाल किया है और इब्राहिम लिंकन की उस बात को दोहराते हैं कि जितना दम बैलेट में है उतना दम गोली में नहीं होता है, बुलेट में नहीं होता है। और वाकई ये बात बिल्कुल ठीक है। आप सबने जो मताधिकार का इस्तेमाल किया है और जो बैलेट पेपर में जो ठप्पा लगाया है, मोहर लगाई है, बटन दबाया है, उसके माध्यम से आप जो परिवर्तन लेके आए हैं उसमें बहुत बड़ी ताकत है। और इतनी बड़ी ताकत है कि आप बड़े बड़े लोगों को कुर्सियों से हिला देते हैं, बड़े बड़े तख्तो ताज को बदल देते हैं। और ये सबसे बड़ी ताकत आपके पास है जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं। और लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी, यकीन मानिए, इतना रोमांच लोकतंत्र के पर्व में पहले कभी नहीं हुआ। या मैं मान के चलता हूं कि लोकसभा के इलेक्शन में नहीं होता या विधानसभा के इलेक्शन में नहीं होता, जितना ग्राम स्वराज यानी जो हमारी पीपल्स पार्लियामेंट लोकल बॉडी के इलेक्शंस होते हैं या पंचायती राज के इलेक्शन होते हैं उसमें होता है। और इस बार हिमाचल प्रदेश में लोकल बॉडीज के इलेक्शन में गजब का रोमांच रहा है। खूब जद्दोजहद रही है, खूब कशमकश रही है। और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर ये जो पंचायती राज के इलेक्शन हुए हैं, लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए हैं, उसमें हिमाचल प्रदेश की आबो हवा कैसी है, लोकतंत्र कितना महक रहा है, किस तरह की खुशबू कहां कहां से निकल के आ रही है। और साथ में ये भी थोड़ा सा झांकने की और अवलोकन करने की कोशिश करेंगे कि कहां कहां सन्नाटा पसरा हुआ है, कहां ढोल बज रहे हैं, नाटियां बज रही हैं, भंगड़ा डाला जा रहा है और कहां गुमसुम जैसा माहौल है। इन सारी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच है, परिचय कराता हूं पहले अपने पैनलिस्ट से। सबसे पहले परिचय करा रहा हूं गोपाल पुरी जी का। गोपाल जी, बहुत दिनों बाद आज आप शामिल हुए हैं, स्वागत है। गोपाल जी न्यूज रडार के पॉलिटिकल एडिटर हैं, इनका स्वागत करते हैं। हमारे अगले पैनलिस्ट हैं निखिल शर्मा जी। निखिल शर्मा शिक्षाविद हैं, लेकिन ना पंचायती राज और लोकल अर्बन बॉडीज के बहुत सारे इश्यूज पे बड़ी गहरी समझ रखते हैं। आज आप भी हमारी चर्चा में शामिल हुए हैं। थैंक यू सर। और हमारे अगले पैनलिस्ट हैं, अक्सर हमारी चर्चा में शामिल रहते हैं, सुनील चड्ढा जी। सुनील चड्ढा जी हमारे कार्यकारी संपादक है न्यूज रडार के। तो तमाम पैनलिस्ट हमारे बीच हैं और हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहले चलते हैं गोपालपुरी जी के पास। गोपालपुरी जी, हिमाचल प्रदेश में लोकल अर्बन बॉडीज के बाद, पंचायती राज के इलेक्शन के बाद जो माहौल बना हुआ है, पहले माहौल की बात कर लेते हैं। आपको कैसा लग रहा है? माहौल ठीक है सर, बढ़िया है, माहौल अच्छा लग रहा है। लेकिन इस माहौल के साथ साथ कहीं कहीं तो खूब बाजे गाजे बज रहे हैं, लेकिन कहीं सन्नाटा पसरा हुआ है। थोड़ा इंडिकेशन करिए कि गाजे बाजे कहाँ बज रहे हैं और सन्नाटा कहाँ पसरा हुआ है। सर मेरी इंडिकेशन तो कुछ नहीं है, जैसी बीजेपी कांग्रेस की वैसी तो बिल्कुल नहीं है। हाँ। क्योंकि आप इस बात देखोगे जो लोग जीत के आ रहे हैं, बड़े यंग बच्चे जीत के आ रहे हैं, कई हमारे जर्नलिस्ट बिरादरी के लोग चुनाव लड़के जीत के आ गए हैं। ऐसा नहीं है कि जरूरी पॉलिटिकल पार्टी का ठप्पा लगा है, वो तो इनका एक ट्रेंड होता है। बीजेपी बोले कि मेरे आए हैं, कांग्रेस बोले कि मेरे आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप आंकड़े देखोगे तो कांग्रेस के भी लगभग 5000 के आसपास ऊपर प्रधान और प्रधान जो है वो पूरी स्टेट में जीत के हैं। और इस बार एक अलग सा है, मतलब अलग से लोग चुन के आ रहे हैं, युवा वाले, वो सीनियर वाले। एकदम जनजी का कमाल है या किसका कमाल है? यहाँ भी जेंजिस का कमाल है। तो जेंजिस को लेकर सुनील चड्ढा जी बड़े सेंसिटिव रहते हैं। सुनील चड्ढा जी, तो ये जेंजिस का कमाल है। इस बार के जो पंचायती इलेक्शन है, मुझे लगता है आप भी कई सालों से जो ये लोकतंत्र का पर्व है उसका हिस्सा बनते रहे हैं, लेकिन इस बार जो इलेक्शन हुए हैं, पहले से लीग से हटके कैसे हैं, पहले से अलग कैसे लग रहे हैं, जो पुरी जी थोड़ा सा बात कर रहे हैं। इस बार के इलेक्शन जो इम्पोर्टेंट मुझे इसलिए लग रहे हैं कि इस बार के इलेक्शंस में ना हर वर्ग ने मतलब उसमें पार्टिसिपेट किया है। चाहे वो पत्रकार वर्ग हो, चाहे वो कोई व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो रिटायर्ड लोग हैं वो वर्ग हो। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स के जो सहयोगी लोग हैं सिर्फ उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इस बार हर वर्ग ने पार्टिसिपेट किया, तो ये एक इम्पॉर्टेंट, खासकर लाहौल स्पीति से वहाँ पे तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं 19 साल के 3 से 4 बच्चे, वो जीत भी गए हैं। वो स्टडी कर रहे हैं, वो जीत भी गए हैं। तो इसलिए पार्टिसिपेशन जो है वो इस बार सबकी रही है और सबको लगा कि हम कुछ बदलाव ला सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि सारे
पार्टिसिपेशन बड़ी कमाल की रही है। पार्टिसिपेशन इस बार ये भी देखने को मिला है कि जो यंगस्टर्स हैं, खास करके जिन्होंने जेनजीज का नाम लिया है, या जनरेशन वाई की बात कर लेते हैं, तो जितनी यंग पॉपुलेशन हमारे जो नौजवान है उन्होंने बड़ा जोर शोर से हिस्सा लिया है, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और ये जो आबो हवा बदली है उसमें हमारे नौजवानों का बहुत अहम भूमिका रही है, बहुत बड़ा रोल रहा है। और ये जो बदलाव है निखिल सर, इस बदलाव में यंगस्टर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन ये इलेक्शन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शंस में कॉमन मैन इन्वॉल्व होता है, इंक्लूड होता है, लेकिन उतना एग्रेसिवली नहीं होता है। इसमें तो डोर टू डोर मैपिंग होती है, पर्सन टू पर्सन मैपिंग होती है, कौन सा इंडिविजुअल किसके साथ लाइजन हो रहा है, किसकी सपोर्ट में जा रहा है। इतनी माइक्रो प्लानिंग, इतनी माइक्रो मैनेजमेंट की जाती है। कैसा देखने में मिला इस बार? बिल्कुल सही कह रहे हैं विजय। ये जो सारी इस बार की जो इलेक्शन का प्रोसेस हुआ है, इसमें जितने यंग लोग हैं उन यंग लोगों का डायनामिक्स कुछ इस तरह से निकल के आया है कि उनकी प्लानिंग, उनका एग्जीक्यूशन और उनका लोगों को कन्विंस करने का जो तरीका और सलीका है वो बहुत गजब का रहा है इस बार। और मुझे लगता है कि अगर ऐसे यंग लोग और थोड़े एजुकेटेड लोग अगर ऐसे सामने आएंगे तो निस्संदेह जिसने ये सोच रखा है कि एक्स जो लोग हैं वही इलेक्शन लड़ेंगे, ऐसा आगे आने वाले दिनों में होगा नहीं। और एक बड़ा बदलाव और देखने को मिला पुरी साहब। बड़ा बदलाव ये था कि इस बार जितनी लड़ाई जमीन पे चल रही थी उतनी लड़ाई सोशल मीडिया पे चल रही थी। तो मैंने इतना एग्रेसिव सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया पे कैंपेनिंग इससे पहले तो कभी नहीं देखी है। आप कैसे देखते हैं? नहीं, इसका सर एक्चुअल में फर्क है। सोशल मीडिया की वजह से जो नैरेटिव है कोविड के बाद बदला है। आई थिंक इसी ने लोगों को इतना अवेयर किया है कि लोग इतने अवेयर हो गए हैं कि अब पॉलिटिशियन पे, ब्यूरोक्रेट्स पे भी प्रेशर है और लोगों ने इस तरह से भागीदारी ली है इलेक्शंस में। मानता हूं कि मीडिया का रोल है। मीडिया का रोल, और चड्डा जी मीडिया का रोल इसलिए भी है, जब कई कैंपेन सोशल मीडिया पे बनता है और उसका माहौल बनाने की जो प्रक्रिया सोशल मीडिया पे होती है, डिजिटल मीडिया पे होती है, उसमें सबसे बड़ा फर्क होता है कि आपको डायरेक्ट फीडबैक भी मिलता है। एक कैंडिडेट को यह पता लगता है कि मेरी रीच कितनी बन रही है, कितने लोग मुझे देख रहे हैं, कितने लोग मुझे जुड़ रहे हैं, और फीडबैक कैसा आ रहा है, कमेंट्स कैसे आ रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज इस बार इलेक्शन में देखिए, कैंपेनिंग में डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल तो हुआ, लेकिन एआई का इस्तेमाल बड़ा गजब का हुआ है। सबने एआई में अपने पोस्टर बनाए थे, झट से 4 लाइनें लिखते थे और बना के पोस्टर तैयार हो जाता है। रंग बिरंगी तस्वीरें रोज बदल रही हैं, और वो जो नारे और जुमले थे वो भी वहीं से निकल के आ रहे थे। कैसा आकलन रहा आपका मीडिया कैंपेनिंग का? डिजिटल मीडिया का तो जैसे गोपालपुरी जी ने कहा कि इसका जो इस बार इम्पैक्ट था वो खैर वो जब कोविड के बाद ये इम्पैक्ट लगातार बढ़ता जा रहा है आजकल सोशल मीडिया का। आपने देखा कि बिहार में जब चुनाव हुए विधानसभा के, प्रशांत किशोर की जो टीम थी उसने कितना ज़बरदस्त प्रचार किया। वहाँ पे ऐसा लग रहा कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, और ऐसा प्रचार ना दूसरी पार्टियों का नहीं था, ना बीजेपी का था, ना जेडीयू का था। नहीं, बात करना कितनी आसान हो गई है। कोई भी जो कैंडिडेट है अगर अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है, उसको कुछ नहीं करना है, जस्ट कैमरा अपने सामने रखना है, ये 4 लाइनें लिखनी है और अपना मैसेज अपने कम्युनिटी को दे देना है। ये जो एआई इंक्लूड हुई है इसमें, जो पहले कभी नहीं रही है। सोशल मीडिया तो चलता रहा है, लेकिन एआई पहली बार इतने ज्यादा एग्रेसिव वे में हिमाचल प्रदेश में पहली बार देखने को मिली है। हाँ, मतलब उसमें मतलब मोस्टली जो कुछ कैंडिडेट्स थे, कुछ कैंडिडेट्स ने तो प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज हायर की थी, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं थे उन्होंने एआई का इस्तेमाल किया। चैट जीपीटी में जाके पोस्टर्स बनाए, नारे बनाए, या कुछ लोगों ने स्पीचेस भी अपनी उससे अपनी कवर अप की। तो वो सही बात बोल रहे हो कि आप जो एआई का इस्तेमाल है मतलब इस बार एग्रेसिव तरीके से हुआ, और ये दिखा ज़्यादा इसलिए क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि पंचायत में डोर टू डोर जो कैंपेनिंग है, मैपिंग जो है वो पर्सन टू पर्सन है। तो वो जो किसी को अगर एआई का इस्तेमाल नहीं भी करना आ रहा था, तो जैसे कोई पिता लड़ रहा है तो उसके बच्चे उसका कैंपेनिंग चला रहे थे पूरा का पूरा एआई। तो एआई का इस्तेमाल जो खासकर जेनजी लोग हैं, हमारे जेनजी बच्चे हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा किया। जो जिस जिस परिवार में थे उन्होंने कैंपेन को अलग लेवल पे ही उठा दिया, कैंपेन को अलग लेवल पे उठा दिया। और सोशल मीडिया का हिमाचल प्रदेश में इस्तेमाल होना और खास करके एआई का इस्तेमाल होना ये दिखाता है कि अब ट्रेडिशनल मोड जो काम करने वाले नहीं है। हमको डिजिटल एज में जाना ही पड़ेगा। वक्त के हिसाब से बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो बदलते नहीं है वो खड़े रह जाते हैं। और इस इलेक्शन ने बताया भी है, जहां मैनेजमेंट और प्लानिंग डिजिटल सेंट्रिक रही है और साथ में उसको फिजिकल शेप भी दी गई है, वहां बदलाव आए हैं और अच्छे बदलाव आए हैं। आगे बढ़ते हैं चर्चा में। पुरी जी, आपने पहले भी इंडिकेट किया, चाहे ये पार्टी जीते चाहे वो पार्टी जीते, इंपॉर्टेंट ये जीतती जनता है। जो जीत होती है वो जनता की होती है। कैंडिडेट, क्योंकि जो कैंडिडेट जीत रहा है असल में वो लोगों की भावनाओं को प्रतिनिधित्व करने वाला है। तो हम कैसे हिमाचल प्रदेश में, अभी ये जो दावे किए जा रहे हैं कि कुछ कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में मेरे ख्याल से कल मुख्यमंत्री ने भी बोला है और जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उन्होंने भी कहा है, तो दावे ये किए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि लोकल बॉडीज में, लोकल अर्बन बॉडीज में
कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा है। लेकिन जयराम जी कह रहे हैं कि जो एमसीज के इलेक्शन हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी का, इवन जिला परिषद में भी बीजेपी का पलड़ा भारी रहा है। आपको क्या लगता है? सर मुझे लगता है कि कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप धर्मशाला की बात करोगे तो 11 और वो हैं, और बाकी 5 दूसरे, कितना की डिफरेंस है, 2-3 सीटों का डिफरेंस है। पालमपुर में तो चलो कांग्रेस ही भारी है, लेकिन वहाँ पे 4 ही आई हैं बीजेपी की। सोलन में भी मेरे ख्याल 10 और 11 मतलब ऐसी ही हैं कुछ, मतलब ज़्यादा सीटों का फर्क नहीं है उसमें भी, 2 या 3 सीटों का फर्क है। वो ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज को क्लेम करना की हैबिट होती है, वो क्लेम करेंगे, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं कि जो मीडिया वाला रोल आ गया ना सर, इसमें ट्रांसपेरेंट रहना बहुत जरूरी है। अब अगर आप ट्रांसपेरेंट नहीं हो, एक्चुअल में नहीं हो, और वो चीज़ क्योंकि आप खुल जाते हो, तो सामने आई जा रही expose है। हो जाते हाँ हो, बिल्कुल आनी है तो सामने। आप जितना मर्जी क्लेम कर लो, लेकिन वो ऐसा नहीं, मतलब एंटी वेव नहीं बोल सकते कि गवर्नमेंट की बिल्कुल ही एंटी वेव है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का कोई आया ही नहीं, ऐसा भी नहीं बोल सकते सर आप। थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो ट्रांसपेरेंसी की वजह से है। और लोकल जो इश्यूज थे, धर्मशाला की मैं बात करूँ तो स्मार्ट सिटी का एक बहुत बड़ा इशू था जो रूलिंग उनके अगेंस्ट था, तो वो मरवा गया। उसमें सुक्खू की क्या गलती, सुखविंदर सिंह सुक्खू की क्या गलती है उसमें? चड्डा जी क्या कहती है सुक्खू जी की? सुक्खू जी इतनी मेहनत के साथ और धर्मशाला के साथ उनका इतना जुड़ाव रहा है, तो अगर स्मार्ट सिटी के नाम से यहाँ कांग्रेस पिटी है, अगर मान लेते हैं पिटी है, तो उसमें सुक्खू जी का रोल है या सुधीर शर्मा जी की चतुराई है? देखो, जो जीता वो सिकंदर। तो मैं ये मानता हूँ कि चाहे आप 1 वोट से जीतो, चाहे 1 लाख वोटों से जीतो, जीत जीत है। फिर उसकी सत्ता चलती है, उसका सिस्टम चलता है। तो मैं मानता हूँ कि ये जो हमारे इलेक्शंस हैं, क्योंकि पार्टी सिंबल पे सिर्फ हमारे 4 एमसीज के इलेक्शन हुए हैं। कॉर्पोरेशंस के इलेक्शंस हुए हैं, हम्म। सोलन, मंडी और पालमपुर और धर्मशाला। इसके अलावा नगर निकायों की जो बात कर रहे हैं, चाहे वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, चाहे वो सीएम साहब हैं, चाहे वो बाकी लीडर्स हैं, वो दावे कर रहे हैं कि हमने इतने नगर निकाय जीत लिए। अरे तुम दावे करने से पहले तुम पार्टी सिंबल पे इलेक्शंस करवा देते। आप जिला परिषद के भी पार्टी सिंबल पे इलेक्शन करवाते, और बीडीसी के भी पार्टी सिंबल पे करवाते, और जो पंचायत चुनाव हैं उसके भी पार्टी इलेक्शन पे कराते। अगर तुम्हें ऐसा ही बोलना है कि ये कांग्रेस जीत गई है, बीजेपी जीत गई, वाई? कायदे से तो ये होना चाहिए, इन लोगों ने जो स्टेटमेंट्स दी हैं, चाहे वो कांग्रेस ने दी हैं, चाहे वो बीजेपी ने दी हैं, कि कांग्रेस समर्थित कांग्रेस जीत रही है, या ये हमारा कैंडिडेट है, कायदे से तो इलेक्शन रद्द होने चाहिए। टेक्निकल अगर कोई पिटीशन डालेगा ना हिमाचल प्रदेश में, तो ये इलेक्शन ही रद्द हो जाएंगे अगर चुनाव आयोग ढंग से संज्ञान ले। क्योंकि जब आपने बोल दिया कि पार्टी सिंबल पे इलेक्शन नहीं है, और आपने चुनाव से पहले भी बोला कि ये हमारा बंदा है, ये हमारा बंदा है, और अब भी आप दावे कर रहे हो, कायदे से तो ये निखिल जी, सुनील चड्डा जी ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली है। देखो, एक जब आम व्यक्ति वोट डालता है किसी व्यक्ति को, तो उसकी एबिलिटी को देख के वोट डालता है, उसका जुड़ाव को देख के वोट डालता है, और उसकी गांव में विकास को लेके संभावना क्या उसको देख के वोट डालता है। वो ये नहीं देखता ये इंडिविजुअल की एफिलिएशन इस पार्टी से है या उस पार्टी से है। सवाल ये है कि जब व्यक्ति उसकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड देख के वोट नहीं डालता है, और बंदा जीतने के बाद उठता है और एक पर्टिकुलर अपने जो पॉलिटिकल गॉडफादर उनकी गोद में जाके बैठ जाता है, ये कितना सही लगता है आपको? मुझे लगता है कि बहुत से लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं आजकल। हाँ। प्रधान पदों पर भी 6-7 लोग इलेक्शन लड़े हैं। यंग लोग भी हैं, कुछ मिडिल एज के लोग भी हैं। तो सारी चीज़ें देख के ही लोग जो हैं वो उनको वोट दे रहे हैं कि कौन कॉम्पिटेंट आदमी है। और जैसे अभी सुनील जी ने भी कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफ़ी जो है इस बार यूज़ हुआ है, और उसका रीज़न ये है कि ये भी मैसेज एक फ्लोट हो रहा है कि पढ़े लिखे लोग जो हैं वो ज़्यादा इलेक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं इस बार, और उनको ये भी लग रहा है कि सारी की सारी जो कंप्यूटर और इंटरनेट की फैसिलिटीज़ हैं उनको एक्सेस करना और उनको यूज़ करना, और उसको अपने जीवन के अंदर, मतलब अपना जो उनका आइडियलिज्म है, स्कूल ऑफ आइडियलिज्म है, उसमें ढालकर आगे लेके आना। नहीं, मैं वापस आपको स्कूल ऑफ आइडियलिज्म में लेके आ रहा हूं कि जब स्कूल ऑफ आइडियलिज्म की हम लोग बात करते हैं, तो व्यक्ति जो वोट डाल रहा है वो उसकी पॉलिटिकल एफिलिएशन को देख के वोट नहीं डाल रहा है। पर बंदा जब जीत जाता है, फिर उठ के अपने किसी भी पॉलिटिकल जो गॉडफादर हैं उनके आगोश में जाके बैठ जाता है, या उनको समर्थन दे देता है, जो चड्डा साहब इंडिकेट कर रहे हैं। ये आपको कितना जायज लगता है लोकतंत्र के लिए? नहीं, मुझे ये जायज़ नहीं लगता, क्योंकि इसमें ये है कि जब आपने इलेक्शन लड़ा है तो आपने उन ABC का तो नाम नहीं लिया, तब तो आपने अपनी कॉम्पिटेंसी भी इलेक्शन लड़ा ना, कि मैं ये कर सकता हूँ। उसके बाद उनके पास कई तरह के प्रेशर हो सकते हैं। कुछ ये सोचते होंगे कि हम अभी तुरंत काम करवा देंगे, कुछ ये सोचते होंगे कि हम 1-1.5 साल के बाद काम करवाएंगे, कुछ इस तरह सा जो है उनके अंदर अभी इसमें परिपक्वता की आवश्यकता भी है। लेकिन फिर भी जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है, जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, बच्चे या यंग लोग या मिडियल एज के लोग,
वो काफी ज्यादा ये कोशिश कर रहे हैं कि वो भी इलेक्शन के अंदर आए और अपने आप को जो है वो इसमें इस प्रोसेस में अपने आप को साबित करें। और ये अच्छा इंडिकेशन ये है कि वो ये ना समझे, कोई ये ना समझे कि इलेक्शन तो मैं ही लड़ना है, ए बी सी या डी लेवल का जो इलेक्शन है। अब ऐसे लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर बहुत से लोग, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रही है और मोबाइल को लोग देखकर प्रचार जो प्रसार है वो भी ऐसा नहीं है कि जिसके पास बहुत पैसे हैं वही कर सकता है, तो मुझे लगता है कि बदलाव होने वाला है और ये बदलाव जो है वो आने वाले दिनों में आपको दिखाई देगा। पर सवाल है कि बदलाव कौन सी डायरेक्शन में होने वाला है, जिस हालांकि हमारे जो नौजवान हैं और खास करके मैं कहूंगा कि जो हमारे कमेटी के लोगों में बहुत जज्बा है, जोश है कि हमको भी पंचायती राज का हिस्सा बनना है या लोकल अर्बन बॉडी का हिस्सा बनना है और हमको भी समाज में बदलाव लेके आना है। पर बदलाव किस तरह का लेके आना है? पूरी जी मैं आपसे बस मैं एक इंडिकेशन दे रहा हूं, क्योंकि जब हम कोई भी व्यक्ति किसी को वोट देता है तो ये मान के देता है कि मेरा प्रतिनिधि है, मेरी बात करेगा, मेरा नुमाइंदा होगा। पर जब नुमाइंदा बंदा बन जाता है तो उसकी एरोगेंस और उसकी अकड़ कई बार इतनी बढ़ जाती है, और पहली अकड़ तो ये होती है कि उसको लगता है मैं तो प्रधान साहब बन गया, मैं मेयर बन गया, मैं मेंबर बन गया, मैं जिला पार्षद बन गया, अब मैं हट गया हूं, मेरा ओहदा बड़ा हो गया है। फिर वो उन्हीं लोगों से जिन्होंने उसको बनाया उनसे इज्जत चाहता है। और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, वही व्यक्ति जब पंचायत घर में बैठता है और प्रधान बन जाता है, आपको पता है पंचायत घर में, और वो गैर बराबरी की बात करता है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पंचायत घर में 8 कुर्सियां लगी होती हैं, सबसे ऊंची कुर्सी किसकी होती है? और उससे छोटी किसकी होती है? और उससे छोटी किसकी होती है? ये कौन सी गैर बराबरी को पाटने की बात कर रहे हैं? जब तक हमारा ये जो माइंड सेट रैशनल नहीं होगा तब तक हम सही लोकतंत्र अपनी सोसाइटी में ला नहीं सकते हैं। और यही की बात नहीं है, अब जिला परिषद में आ जाइए, अब बीडीसी में आ जाइए, ये जो कुर्सियों के खेल है, छोटी कुर्सी, उससे बड़ी कुर्सी, उससे बड़ी कुर्सी, यानी हम अपने ही नुमाइंदों के बीच में अपने आप को बड़ा करने की जो ललक और ठसक है उससे मुंह नहीं छोड़ पा रहे हैं। क्या ये लोकतंत्र का सही आत्मा को दिखाने वाला लगता है आपको? नहीं लगता तो नहीं सर, बट इसमें एक चीज मैं आपको बताऊंगा पॉजिटिव, कि मीडिया का रोल कहाँ पे आता है। वही मैं दोबारा वहीं पे आ रहा हूँ कि व्हेन एवरीवन फेल्स यू, जब आपको सिस्टम फेल कर देता है, जब आपको जुडिशरी फेल कर देती है, हर कोई बंदा फेल कर देता है, तब मीडिया आता है, तब मीडिया ट्रायल होते हैं, जितने भी केसेस आज तक रहे। और अब मीडिया जो है वो सोशल मीडिया के रूप में, पहले हम लोग जर्नलिज्म के रूप में थे, लेकिन वो पहले अकड़ जो हुआ करती थी ना, अब वो अकड़ नहीं रख पाएंगे, क्योंकि अब आप जो हो आपको वैसा करना पड़ेगा, वैसा दिखना पड़ेगा, नहीं तो आप बहुत जल्दी एक्सपोज हो जाओगे। सवाल इसमें सर ये है कि अगर आप अकड़ आप में अगर आ गई तो आप में वो विजन भी होना चाहिए। अगर विजन नहीं है आप में तो आप जल्दी एक्सपोज हो जाओगे। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कुछ लोग ऐसे जीत के आ गए हैं कि वो अब आगे करेंगे क्या, लोगों के एक्सपेक्टेशंस पे काम कैसे करेंगे, और एक ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐसे ऐसे लोग जो हैं वो जीत के आए हैं, कैसे विजन लाएंगे, कैसे पॉलिसीज लाएंगे, कैसे एग्जीक्यूशन होगा, वो मेन बात है। तो पॉलिसी और विजनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। चड्डा जी आपके पास आते हैं, हम कहते हैं कि लोकतंत्र हमारी आत्मा है, हमारे देश की आत्मा है, हमारे समाज की आत्मा है, पर आत्मा तो तब मजबूत होगी और लोकतंत्र तब मजबूत होगा जब सही विजन वाले लोग कुर्सी पर बैठेंगे। सवाल यह है कि सही विजन वाले लोगों को हम वोट दे रहे हैं? हम वोट देख के किस तरह के नुमाइंदों को वोट देते हैं, और वोट देते वक्त कौन कौन सी चीजों को हम ध्यान में रखते हैं? जात बरादरी, मेरे इलाके वाला है, उसके इलाके वाला है, मुझे नमस्ते किए नहीं किए, तो कौन कौन से फैक्टर्स हम ध्यान में रखते हैं जिसकी वजह से हम बंदों को चुन रहे हैं और लोकतंत्र का हिस्सा बना रहे हैं? सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि इस बार के जो इलेक्शंस मैंने देखे, इसमें जो मैंने फील मुद्दे किया, कितने हावी हैं? हम ये कहेंगे कि नहीं, मुद्दे- तो वाकई मुद्दे आधारित ये इलेक्शन हुए हैं या भावनात्मक एरिया ज्यादा उसमें रहा ये है? भावनात्मक आधारित इलेक्शन था, ये मुद्दों पर आधारित इलेक्शन नहीं था। इसमें क्षेत्रवाद और जाति को लेकर ही ज्यादा मैंने देखा कि लोग जीते जो हैं अधिकतर, कि कई जगह क्षेत्र का वाद हावी रहा और कई जगह जो कास्टिज्म हावी रहा। अगर आप एनालिसिस करेंगे, चाहे वो एमसी के इलेक्शंस हों, चाहे वो पंचायत के इलेक्शंस हों, तो ये मैंने फील किया है कि अभी भी लोगों में वो लोकतंत्र का पर्व तो मना रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र क्यों जिंदा रखना है, क्यों इसको स्वच्छ करना है, हेल्दी रखना है, वो अभी तक जागरूकता नहीं आ पाई है, मुझे लगता है। जागरूकता नहीं आ पाई है निखिल सर। हम वाकई विकास को देख के वोट डालते हैं या भावनाओं में बह के वोट देते हैं? आपको क्या लगता है? अभी भी ये तो कमी है कि हम जो विकास की चीजें हैं या कोई डिबेट अभी भी हमने नहीं देखी कि कोई पंचायत लेवल पर 3-4 लोगों की डिबेट हुई हो कि मैं ये करने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ, या दूसरा कह रहा कि मैं इससे अच्छा ये करने वाला हूँ। वही जो मैं कह रहा हूँ कि जो ही पुराने जो उनके जुमले हैं उसी पर ही इलेक्शन हुआ है। मुझे लगता है कि जो जेनजी है उनको इन पर भी काम करना पड़ेगा कि कोई डिबेट करें, कोई अपना विजन रखें, कोई प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करना है उस पर कोई बात करें, कोई टाइमलाइन लगाए उसके अंदर, तो शायद वो और ऐसा लगेगा कि
और अच्छे लोग जो है वो इसमें आ रहे हैं। और अभी जो भावनाओं का इलेक्शन है कि जी ये मेरा आदमी है, या मेरे कैचमेंट एरिया का है, या ये कुछ यंग आदमी है, ये थोड़ा एजुकेटेड है, ये रिटायर्ड पर्सन आ गया है, चलो इसका बड़ा एक्सपीरियंस होगा, अभी भी ये चीजें जो है वो हावी है। हाँ, तो हमारे पास हम भावनाओं में बह के ज्यादा वोट देते हैं, हम जो कैपेबिलिटी और कॉम्पिटेंस होती है उसको ध्यान में रख के वोट देते नहीं है। सो इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हम वाकई चाहते हैं कि हमारा लोकतंत्र मजबूत हो तो इन सारे पहलुओं को भी ध्यान में रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब आते हैं एमसी इलेक्शन के ऊपर। एमसी इलेक्शन में अगर हम बात करते हैं तो एमसी इलेक्शन में तो वाकई बाकायदा एक चार्टर, एजेंडा, मैनिफेस्टो रिलीज किया गया है चारों जगहों पे, और उस मैनिफेस्टो को देख के जनता ने एक पर्टिकुलर पार्टी के ऊपर मोहर लगाई है और कुछ पार्टियों को, कुछ नेताओं को दरकिनार कर दिया है। पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, इस एमसीज के इलेक्शन में आपको कौन सिकंदर नजर आता है? सर एमसीज के इलेक्शंस में मैं वही बात बोलूंगा कि जो आपने जो कही कि भावनाएं ज्यादा रही, वो मैनिफेस्टो चलो एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस सिस्टम का था, लेकिन वो भावनाएं ही ज्यादा रही। क्योंकि जब चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ आए थे धर्मशाला में और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैनिफेस्टो रिलीज करना था, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरुआत से लेकर और काफी हिस्सा वो एंटी बीजेपी और एंटी सुधीर चलता रहा और लास्ट में उन्होंने वो मैनिफेस्टो से रिलीज कर दिया। बीजेपी का भी लगभग ऐसा ही रहा। तो मैनिफेस्टो को लोगों ने ध्यान रखा। इलेक्शन इस तरह के इसमें लोकल जो एक फिefdom होता है वो उसमें ज्यादा हावी रहा। और जो आपने बात कही कि भावनाओं में आके वोट देते हैं, उसके बाद क्या किया जाए, उसके बाद यही किया जाए कि जैसे इलेक्शंस में अवेयरनेस रही, मॉनिटरिंग रही, वैसे बाद में भी रहे। सर सिकंदर कौन है? सिकंदर तो सर इसमें अभी कुछ बोलना मुश्किल है। अगर हम 4 एमसीज की बात करते हैं, आपको क्या लगता है किसकी झोली भरी है और कोई कौन मन में सोच के रह गया, सन्नाटा पसरा हुआ है? वो ठीक है सर, मतलब लूजर कौन लगता है आपको? लूजर तो वैसे ओवरऑल दिख रही है सर कि एमसीज की बात कर रहे हैं। एमसीज की बात कर रहे हैं तो लूजर मान लो कि कांग्रेस ही रही है। कांग्रेस ने 3 एमसीज लूज कर दी। लेकिन आप ये भी देखो ना कि बीजेपी के गढ़ में, और वो तो एक एक विधानसभा क्षेत्र है, 4 विधानसभा क्षेत्रों की बात कर लो ना आप, कि एक विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस ने जीत लिया और 3 जो है वो उन्होंने जीत लिया। एमसी का एरिया कितना होता है सर? एक ही एमएलए वाला एरिया होता है सर। तो लेकिन जब हम शहरों की बात करते हैं तो शहरों में जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो एक तरह अलग तरह की कैटेगरी की होती है जो ओपिनियन मेकिंग का काम करते हैं। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये जो जनादेश मिला है एमसीज के माध्यम से उसको कम नहीं आंक सकते हैं। ये सरकार के लिए सिग्नल तो है ही है। हाँ है, लेकिन मतलब पहले वाली बातें नहीं है सर। अब इलेक्शन ही चेंज हो गया तो हम खुद सोच रहे हैं कि ये बातें पहले जरूर थी कि ओपिनियन मेकर्स हैं, लेकिन वो ओपिनियन मेकर्स जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर जाके बैठ गए सर। अब वो गांव में बैठा है बंदा, वो कहाँ बैठा है? पालमपुर की मैं आपको एक पोस्ट बताऊं, एक बंदे ने फॉरन से पोस्ट किया, उसमें लिखा हुआ है परवीन शर्मा जी की फोटो जो एक्स-एमएलए बीजेपी के थे, और त्रिलोक कपूर जी की फोटो है, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि पहले इन दोनों का चुनाव लड़ा दो कि बीजेपी का असली कैंडिडेट कौन है, तब बीजेपी पालमपुर में जीतेगी। तो ओपिनियन मेकर कहाँ से कहाँ कर रहा है, रिलेटेड बना पालमपुर का है। पालमपुर का सिकंदर कौन है? आशीष बुटेल। लूजर कौन है? लूजर तो बीजेपी ओवरऑल है। त्रिलोक कपूर वहां पे हैं। बीजेपी की तरफ से वहां कौन थे जिनको जो रिस्पॉन्सिबल थे पालमपुर के लिए? सर सारे थे। विपिन परमार जी इतने बड़े लीडर हैं, त्रिलोक कपूर जी लीडर हैं, विनय शर्मा जी। तो आपको क्या लगता है कि नुकसान किसका होगा बीजेपी में? आपका जो असेसमेंट है क्या है? नुकसान तो बीजेपी में सर, अब बीजेपी ऐसी है कि इसके बाद पोस्टमार्टम होगा इलेक्शंस का। अब वो निकालेंगे कि इसमें किसकी गलती ज्यादा रही है, तो वो तो उनका तो सिस्टम ही अलग है। अब तो मतलब दे एक्ट लाइक कॉर्पोरेट, वो छोड़ते नहीं है ऐसे कि हार गया और चला गया। अब काम शुरू हो गया होगा, डॉक्यूमेंट बनने शुरू हो गए होंगे सर उनका। धर्मशाला पे आते हैं, धर्मशाला का सिकंदर कौन रहा? धर्मशाला में ऑब्वियसली सुधीर। क्या लगता है आपको कि मुख्यमंत्री ऐसा सोच रहे होंगे कि काश सुधीर शर्मा मेरे पास होते? नहीं, वो बड़े हारने मंजूर है, लेकिन किसी भी हद तक जाएंगे, किसी भी हद तक कयामत तक जाएंगे सर, लेकिन यहाँ वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आपको क्या लगता है चड्ढा जी? देखो, मैं मानता हूं कि जो एमसी के इलेक्शंस थे, देखो मुख्यमंत्री ने कल तो कहा था कि सुधीर शर्मा सक्रिय रहे हैं, एक्टिव रहे हैं, इसलिए धर्मशाला उन्होंने जीत ली है। कल इस तरह का बयान कुछ आया था उनका। सबसे पहले तो ये है कि जो एमसी के इलेक्शंस में मानता हूं कि ये पार्टी आधारित सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी। ये जो इलेक्शंस के सिंबल पे हुए हैं प्रभु, मैं वही कह रहा हूँ आपको। नहीं फिर इसको फॉर्मेलिटी कैसे बोल पाएंगे हम लोग? फॉर्मेलिटी में इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो चुनाव परिणाम आए हैं वो नेता आधारित आए हैं। अगर आप धर्मशाला के इलेक्शन को देखो, अगर आप पालमपुर के इलेक्शन को देखो, अगर मंडी के देखो, सोलन के, चारों जगह सिर्फ एक नेता की वजह से, किसी एक नेता की वजह से, उसके नेतृत्व कौशल की वजह से, या उसकी सक्रियता की वजह से, या उसकी माइक्रो मैनेजमेंट ऑफ इलेक्शन की वजह से चुनाव जीते हैं। अगर धर्मशाला को पहले नंबर पे ले तो इसमें जो कैंपेन था कांग्रेस और बीजेपी का, तो उस कैंपेन जैसे यहाँ पे जो प्रभारी बनाए गए थे, चुनाव प्रभारी, वो बनाए गए थे पवन काजल।
लेकिन सारा का सारा जिम्मा संभाला सुधीर शर्मा ने, और हर वार्ड में अपना ऑफिस खोला, हर वार्ड में ऑफिस खोला, हर वार्ड में कंप्यूटर था, हर वार्ड में टीम थी। तो एक प्रॉपर हर एक वार्ड में वार रूम बनाया तो गया। एग्रेसिव कैंपेन था बीजेपी की तरफ से, नहीं, पर वो एक लीडर की थ्रू था। जिस जिस लीडर ने चुनाव प्रबंधन ढंग से संभाला, वहां वहां वो जीत गया लीडर। तो धर्मशाला में न बीजेपी जीती है, ना कांग्रेस जीती है, वहां सुधीर शर्मा जीते हैं। पालमपुर में ना कांग्रेस जीती है, ना बीजेपी जीती है, वहां आशीष बुटेल का चुनाव प्रबंधन जीता है। मंडी में ना बीजेपी जीती है, ना कांग्रेस जी, वहां जयराम जी का प्रबंधन जीता है। वैसे ही सोलन में ना बीजेपी जीती, ना कांग्रेस जीती, वहां बिंदल साहब का चुनाव प्रबंधन जीता है। तो जिस जिस लीडर ने एक दमखम के साथ इसको इलेक्शन को ढंग से लड़ा ना, ये तो पॉजिटिव पहलू आपने बता दिया, लेकिन लूज किसने किया है? क्रेडिबिलिटी साख किसकी दांव पे लगी है? साख सबसे बड़ी तो पार्टी की लगती है, अल्टीमेटली कांग्रेस पार्टी की लगी। और दूसरे नहीं, अगर नंबर हम पे सोलन की बात करते हैं, वहां के जो मिनिस्टर थे, जो इंचार्ज थे वहां के, धनीराम शांडिल जी या मिस्टर अवस्थी, जो उसको देख रहे थे, कोऑर्डिनेट कर रहे थे चीजों को, आपको लगता है कि उनकी जो क्रेडिबिलिटी दांव पे लगी है? उनकी तो क्रेडिबिलिटी सीएम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही जग जाहिर कर दी कि उन्होंने बोल दिया कि उनकी वजह से मतलब इनडायरेक्टली बोल दिया कि उनकी वजह से हारे हम। धर्मशाला में किसकी वजह से आ रहे? धर्मशाला में तो उन्होंने बोला कि सुधीर शर्मा बहुत तेज थे, मतलब जो जो तेज विधायक थे वहां नहीं, वो तो जीत जीतने गए। वाला पहलू हो गया, लेकिन लूज कैसे हुई कांग्रेस? लूज तो यहाँ पे कांग्रेस ने उस तरह से ढंग से लड़ा ही नहीं चुनाव, जिस तरह से लड़ना चाहिए था। जिस किसका तरह से फेलियर रहा, आपको क्या लगता है? इसमें तो देखो ना, अल्टीमेटली फेल कांग्रेस का भी है, और इसमें सीएम साहब का भी फेलियर मैं मानता हूँ, क्योंकि तो अल्टीमेटली ऐसे ऐसे बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे और ऐसा बनाया भी जा रहा था कि ये मुख्यमंत्री अगर- वर्सेस सुधीर शर्मा की लड़ाई है। तो आप ऐसा मानते हैं कि सुधीर शर्मा जीत गए और मुख्यमंत्री लूज कर गए? देखो, ऐसा है कि लड़ाई तो मुख्यमंत्री वर्सेस सुधीर शर्मा थी, लेकिन इस चुनाव में मुझे लगता है कि उनके जो सलाहकार थे उन्होंने उनको थोड़ा पीछे रखा, और डायरेक्ट लड़ाई बनाई नहीं सुधीर शर्मा वर्सेस सीएम। धर्मशाला में ये लड़ाई बनाई गई कांग्रेस वर्सेस सुधीर शर्मा। जैसे कि यहाँ पे अनुराग आए एक तरह से सह प्रभारी बन के, उनके साथ देवेंद्र जग्गी थे जो एमएलए का इलेक्शन लड़ चुके हैं, और उनके ऊपर बिठाए गए चंद्र कुमार, है ना। तो अल्टीमेटली अगर टेक्निकल रूप से अगर जिम्मेदारी देनी हो किसी को, तो चंद्र कुमार की रही है यहाँ पे, क्योंकि चुनाव प्रबंधन का जिम्मा उनके पास। अब मैं एक बात मैं आपसे और पूछूंगा, आरएस बाली क्विट हो गए या निकल गए पहले, आपको क्या लगता है उनकी स्मार्ट मूव थी या उनको अंदेशा था कि इस तरह की चीजें हो सकती हैं? देखो, उसके दो रीजंस हो सकते हैं। जो ऑफिशियली उनका रीजन था कि उनके पिताजी को जो किडनी दी थी वीके पॉल साहब के भाई ने, वो उनके फैमिली में कोई ज़्यादा बीमार था, तो उनको देखने जाना था, जो ऑफिशियली जो उनका वो था। लेकिन ये भी हो सकता है कि उनको सेंस हो गई हो, क्योंकि ही इज़ अ स्मार्ट पॉलिटिशियन, है ना। स्मार्ट पिता के स्मार्ट पॉलिटिशियन है वो। तो उन्होंने 2 दिन तो यहाँ पे लगाए थे, 2-4 दिन धर्मशाला में। तो हो सकता है कि उनको सेंस हो गया कि यहाँ पे भाई कांग्रेस की दाल नहीं गलेगी। तो ये हो सकता है, मे बी पॉसिबिलिटी। तो ये भी आप जो बोल रहे हो सकता है, लेकिन ऑफिशियली जो था वो तो यही था कि उनके जो पारिवारिक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। पूरी जी मैं आपके पास आऊंगा कि इंपॉर्टेंट चीज जो चड्डा जी ने इंडिकेट किया, अगर हम धर्मशाला की बात करें तो धर्मशाला इसलिए हम ज्यादा बातचीत कर रहे हैं क्योंकि सेकंड कैपिटल मानते हैं हिमाचल प्रदेश में, और इवन टूरिस्ट कैपिटल तो है ही हिमाचल प्रदेश की। इसमें इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है कि बीजेपी या सुधीर शर्मा इसलिए जीत गए क्योंकि इनका जो इलेक्शन मैनेजमेंट था वो बड़ा कमाल का था। कांग्रेस का इलेक्शन मैनेजमेंट आपको कहीं नजर आ रहा था? सर कांग्रेस का मैं फेल सीधा नाम लूंगा कि जो दो नाम आपने पहले लिए कि अवस्थी जी और यहाँ पे देवेंद्र जग्गी जी, वो फेल हो गए। और मैं सुखविंदर सिंह सुक्खू की इसमें गलती नहीं मानता हूँ। आप एक चीज देखो सर, एज ए जर्नलिस्ट और एज ए सिटीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश, की आज़ादी के बाद उन्होंने पहली बार कहा कि हिमाचल प्रदेश में इतना बड़ा एयरपोर्ट बनेगा, क्या गलत है उसमें? लेकिन कांग्रेस वाले आगे जो पब्लिक कनेक्ट होता है, व्हाट इज चुनाव प्रबंधन, कि आप पब्लिक कनेक्ट कैसे बनाते हो? जब आप पब्लिक कनेक्ट बनाओगे नहीं, लोगों के फोन नहीं उठाओगे, उनसे मिलोगे नहीं, तो वो कैसे? और इसको सीखना पड़ता है। सुधीर शर्मा इज अ सेकंड जनरेशन पॉलिटिशियन, लेकिन जिस तरह का हाथ संजय अवस्थी जी के ऊपर वहां पे था और जिस तरह का हाथ देवेंद्र जग्गी जी के ऊपर चीफ मिनिस्टर का था, इनको एक बनता था कि अपनी जी जान लगा के जो है वो पूरी तरह से लगाते, वो ये कर नहीं पाए सर। तो आपको लगता है जी जान लगाने में थोड़ी कमी रह गई है? ऑब्वियसली ये कमी रही सर, पब्लिक कनेक्ट बनाने में। जब पब्लिक से ओवर कॉन्फिडेंट थे कि हम तो जीते रहे। नहीं सर, पब्लिक कनेक्ट बनाने में ये फेल हो गए कि वो पावर की ये प्रॉब्लम है सर। पावर में आपको पता लगता है कि आपका पब्लिक कनेक्ट है कि नहीं। वो जो आपने कहा कि जीतने के बाद गड़बड़ हो जाती हैं चीजें। तो एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आप कह रहे हैं, सुधीर शर्मा के बारे में जो बड़ी पॉपुलर बात है कि सुधीर शर्मा जी पब्लिक कनेक्ट उनका थोड़ा कमजोर होता है, फोन उठाना बंद कर देते हैं, लेकिन इस इलेक्शन में उन्होंने दिखा दिया कि वो तो सिकंदर है धर्मशाला की। नहीं सर, वो ठीक है, लेकिन बीजेपी ने भी उनको मदद किया ना। बीजेपी की जो स्ट्रेटेजी है, अब पवन काजल जी यहाँ थे, विक्रम ठाकुर जी फॉर्मर मिनिस्टर यहाँ थे, संगठन के कितने बंदे जो थे वो नीचे लगाए हुए थे, कितने बंदे निष्कासित कर दिए। पर्टिकुलर ओंकार नेरिया के वार्ड के ऊपर फोकस हो गया और हाईकमांड से ये निर्देश आए कि क्रेडिट आप बीजेपी को देंगे या सुधीर शर्मा को देंगे? 50-50 सर।
सुधीर शर्मा इज अ सेकंड जनरेशन क्रेडिट पॉलिटिशियन। किसको देंगे ज्यादा, संगठन को या सुधीर शर्मा को धर्मशाला में? देखो, मैं तो सुधीर शर्मा को दूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली उन्होंने इस्टेब्लिश कर लिया बीजेपी में खुद को। अदरवाइज बीजेपी की ऐसी पार्टी है कि जो बाहर से व्यक्ति आता है उसको हजम करने में बड़े साल लगा देते हैं। तो इनको भी हजम तो नहीं कर पा रहे थे जो बीजेपी के लोग, लेकिन अब हजम एक तरह से उन्होंने एक डाइजेशन पावर जो थी ना पॉलिटिकल, वो बना दी बीजेपी के पेट में अपने लिए कि भाई मेरे को हजम तो करना। हजम करना तो दूर की बात है, अब तो जज्ब हो गए एक तरह के। हाँ, अब ये है कि जो 2017 में इनकी हार थी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, और 2019 में इनका स्मार्ट मूव था कि खुद इलेक्शन नहीं लड़ना, और 2022 में बड़ा ज़बरदस्त प्रोफेशनल इलेक्शन लड़ा था उन्होंने और जीते थे, ये बड़ी जी जान लगाई थी। और 2022 के बाद कांग्रेस में सीएम साहब के साथ जो इनकी Differences निकल के आए पुरानी थे। एनिमिटी चली, हम्म। और उसमें ये बैकफुट पे ही आ गए थे एक तरह से। मतलब एक तरह से मुझे लगता है कि इनको भी आभास हो गया था कि शायद मेरा पॉलिटिकल करियर जो है बहुत पीछे चला गया। लेकिन इन्होंने जो एक कमबैक किया है, आई थिंक ये एक कमबैक है सुधीर शर्मा का पूरे हिमाचल की पॉलिटिक्स में, जो पीछे चला गया था 2022 के इलेक्शन के बाद। तो मतलब एक उपचुनाव में जो कमबैक था, और मतलब अब ये अलग तरह का कमबैक है कि बीजेपी में भी एक इनकी स्वीकार्यता बढ़ गई। तो कम बैक अलग तरह का है। निखिल जी, आपसे भी एक ओपिनियन चाहेंगे कि शिखर पर जाना, शिखर पर फिर जमीन पे एक तरह से लुढ़क जाना, हालात ऐसे बन गए, और फिर वहां से बहुत मजबूती के साथ उठना और फिर से शिखर की तरफ आगे बढ़ जाना, सुधीर शर्मा ने दिखा दिया है। मुझे लगता है कि जब आप संगठन के पैरामीटर्स पर काम करना शुरू कर देंगे और इन चीज़ों को बिल्कुल माइक्रो लेवल पर प्लानिंग करेंगे, तो नीचे से आप ऊपर उठेंगे। अगर जहाँ पर लोग संगठन में काम जो है वो इतना अच्छी तरह से नहीं करते हैं, भले वो सरकार में हो, तो वो लुढ़क जाते हैं सर। तो आपको लगता है कि धर्मशाला में चूंकि अनुराग शर्मा सह प्रभारी रहे थे, उनका फेलियर रहा है? नहीं, मैं ये तो नहीं मानता, हाँ। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो उम्मीदें जब जो सरकार उम्मीदें होती है- मुख्यमंत्री जी ने अनुराग जी पे लगाई थी, क्योंकि खास सिपा सलाहकार माने जाते हैं उनके, उन्होंने बड़ा दारोमदार उनके ऊपर दिया कि आप धर्मशाला में डेरा जमाइए और मुझे धर्मशाला एमसी जिता के लाइए। मुझे लगता है सर कि 1 महीने 15 दिन या 20 दिन का काम नहीं होता है जब संगठन को मजबूत करना होता है। हुजूर, रणनीति, स्ट्रैटेजी, मैनेजमेंट मैटर करता है। वो ठीक है, लेकिन आप ये देखिए कि जब आप पूरी शिद्दत के साथ, अगर आप टाइम के साथ इसको करेंगे काम को, तभी आप किसी छोटे छोटे मैक्रो लेवल पर चीज़ों को उठा सकते हैं। आप ये सोचेंगे कि 15-20 दिन में हम इतने इतने एरिया में सब कुछ कर देंगे, पॉसिबल नहीं होता सर। और आजकल का जो जमाना है, आप देखो रातों रात चीजें ट्रैवल कर जाती हैं फोन के थ्रू। तो मुझे लगता है कि टाइम का जो तो रातों रात factor है- चीजें ट्रैवल करती हैं। आपको क्या लगता है कि अनुराग शर्मा रातों रात ट्रैवल नहीं करा पाई चीजों को? नहीं, मुझे ये लगता है कि अनुराग शर्मा ने पूरी कोशिश यहाँ पर की, लेकिन अनुराग शर्मा के पास अगर कुछ समय और होता तो शायद वो चीज़ों को बदलने में कामयाब हो जाते। हालांकि उन्होंने काफ़ी यहाँ पर काम किया, लेकिन अगर ये काम उन्होंने 5-6 महीने पहले शुरू किया होता तो शायद चीज़ें तो आप ये कह रहे हैं कि अनुराग शर्मा नहीं होते तो कांग्रेस की 5 भी नहीं आती? ये तो है, उन्होंने काम तो किया है, बहुत अच्छा काम किया है और चीज़ों को बदला उन्होंने, ये तो बात सही है। तो धर्मशाला के सिकंदर चड्ढा जी, पुरी जी हम मान के चल रहे हैं, और जैसे आपने बोला कि सुधीर शर्मा रहे हैं, हाँ, गिरने के बाद उन्होंने उठ के बता दिया और चट्टान की तरह उठे हैं, मजबूती की तरह उठे हैं और सिकंदर बन के धर्मशाला के निकले हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। मंडी पे आते हैं, मंडी में किसका फेलियर रहा? मंडी में तो कांग्रेस का फेलियर रहा ही सर। और वहाँ पे जो अनिल शर्मा है, पंडित सुखराम, उनका हमने दौर देखा है, मतलब बच्चों ने हम जाया करते थे तो उनकी तो वहाँ लोग पूजा करते थे, और अनिल शर्मा का इसमें ज्यादा रहा। और जयराम जी का ये रहा कि उनको अपने पाले में टाइमली ले लिया था और चीजें जो है वो ठीक तरह से वहाँ पे एग्जीक्यूट हो पाई ग्राउंड लेवल पे, नहीं तो उनकी भी साख का सवाल वहाँ पे बन जाना था। लूजर कौन है मंडी का? मंडी का लूजर मैं कहूंगा कि एक तरह से जो विक्रमादित्य सिंह जी को वहाँ पे ड्यूटी दी गई थी, तो उनके ऊपर जो है वो थोड़ा सा सवालिया निशान लगेगा चड्ढा जी, विक्रमादित्य के ऊपर सवालिया निशान? साख सही उनकी बात। कमजोर होगी, कम होगी? ऑब्वियस सी बात है कि उनका अपना संसदीय क्षेत्र है। हाँ। सबसे इम्पोर्टेंट है कि उनका अपना संसदीय क्षेत्र है, और ये एक ऐसा परिवार है जो पिछले कई दशकों से सत्ता में रहे हैं, और शायद कितने इनके वर्कर्स हैं हर जगह, आई थिंक हर जगह इनके वर्कर्स हैं वीरभद्र परिवार के। तो एक तरह से तो फेलियर है, मतलब आई थिंक विक्रमादित्य सिंह को तो जिम्मेदारी लेनी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनकी। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी और पड़ेगी। मुकेश अग्निहोत्री भी उनके साथ मुझे लगता है रिस्पॉन्सिबल थे शायद मंडी के लिए। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद इसलिए नहीं बन पाएगी ना, क्योंकि आप 1-2 बार एज अ स्टार प्रचारक जा रहे हो। अब मान लिया पंजाब से कोई स्टार प्रचारक, उसकी क्या जिम्मेदारी? वो तो एक माहौल बनाने के लिए आते हैं कि एक बैकअप मिल जाता है कैंडिडेट को थोड़ा सा, कि यार सिर्फ विक्रमादित्य सिंह नहीं है, सीएम साहब भी हैं, डिप्टी सीएम साहब भी तो हैं। दारोमदार विक्रमादित्य के ऊपर ही हाँ, था और उनका एक हाँ। तरह का फेलियर रहा है। और आने वाले वक्त में शायद
उनकी मोरालिटी के ऊपर भी उसका फर्क पड़ेगा, नहीं, मोरल उसमें थोड़ा सा डाउन। कोशिश तो देखो उन्होंने की होगी, लेकिन इसमें ये भी है कि जयराम ठाकुर ने मतलब जिस तरह की बंडी मेरी है, तो एक तरह से वो हर बार साबित कर रहे हैं बार-बार 2017 के बाद कि मंडी मेरी है। क्योंकि जब भी मंडी की बात आती है, तो मंडी के जब भी इलेक्शंस होते हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, चाहे वो संसदीय क्षेत्र के हों, तो एक जो चुनाव का रिजल्ट है, वो बड़ा पॉजिटिव आता है जयराम। चंपा ठाकुर को कैसे आंकते हैं आप? एज़ अ जर्नलिस्ट सटायर मारूँ तो देखो, हो सकता है उनको हरवा ना दिया हो, क्योंकि उन्होंने कौल सिंह जिला साहब, परिषद से हार गई है वो। मैं वही कह रहा हूँ कि कौल सिंह साहब ने पब्लिकली सीएम साहब की मुखालफत की थी, है हाँ, ना? तो हो सकता है कि मुखालफत का कोई इनाम ना दिया हो सीएम साहब ने उनको या कांग्रेस ने। तो पुरी जी, चंपा ठाकुर तो एंकर थी एक तरह की कांग्रेस की सिटी में, एमएलए का इलेक्शन लड़ चुकी हैं, जिला परिषद के लिए फिर खड़ी हो गई हैं, प्रेसिडेंट रही हैं जिला परिषद की, हाँ, लेकिन सर एग्रेसिव नकार दिया लोगों ने। नकार दिया लोगों ने। वो इस बार सिर्फ चंपा ठाकुर को ही नहीं नकारा, मैंने आपको पहले कहा इस बार कुछ बदलाव हुआ है, क्योंकि हमेशा एग्रेसिव और ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स का टाइम अब चला गया है, अब टाइम दूसरा आ गया है। और चंपा ठाकुर जो है वो एग्रेशन में ही हमेशा आपको दिखती थी और वैसा रहती थी वो। और कौल सिंह जी ने भी थोड़ा ट्राई किया, तो वो चड्डा जी की बात ठीक है तो कि ओवर एग्रेशन राजनीति के लिए अच्छा नहीं होता। राजनीति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जनता के प्रतिनिधि हैं, और जनता की उम्मीदों पे, आकांक्षाओं पे खरा उतरना आपके लिए बहुत जरूरी है, और आपको जनता को लगना भी चाहिए कि आप उनका हिस्सा हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। ये फीलिंग देना, ये रिफ्लेक्शन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आपने ओवर एग्रेशन कहा है, या थोड़ा से हटके रहने वाली जो अदा और कलाकारी राजनीतियों में आ जाती है, इससे बचना बहुत जरूरी है। सोलन के ऊपर चलते हैं चड्डा जी। सोलन में किसका फेलियर? सोलन में जो सिकंदर तो आपने बता दिया है कि विंदर जूस के सिकंदर रहे हैं, लेकिन फेलियर किसका रहा? टेक्निकली तो धनीराम शांडिल का है, अपना डिस्ट्रिक्ट है, उनका ही रहेगा ना। और पुराने मंत्री हैं, इतने सालों से काम कर हाँ, रहे हैं। मतलब इतने सालों से अब जीत रहे हैं वो, और कद्दावर मंत्री हैं, और सीनियर मोस्ट मिनिस्टर एज में भी सबसे ज्यादा हैं, और लगातार जीत रहे हैं। तो एक तरह से मतलब फेलियर तो उनका ही हुआ टेक्निकली। लेकिन वहाँ पे संजय अवस्थी जी भी हैं, खैर लोग उनको भी एक डिस्ट्रिक्ट का नेता मानते हैं, तो उनकी भी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी बनती है मुझे लगता, जैसा कि गोपाल जी ने भी कहा। और ओवरऑल तो अल्टीमेटली जिम्मेदारी तो हमेशा एचओडी की बनती है, किसी में भी, चाहे वो बीजेपी में हो। अगर बीजेपी में हार होगी तो अल्टीमेटली वो नेता प्रतिपक्ष की जाएगी, और अगर सत्ता पक्ष में अगर हार होगी तो अल्टीमेटली चीफ मिनिस्टर की। चलिए थोड़ी रैंकिंग करते हैं। कांग्रेस में किसी एक बंदे को, जिस 4 इलेक्शन में आप कहते हैं कि वो निखर के बुलंद बन के सामने निकले हैं, वो कौन है इन सारे इलेक्शंस में? इसमें अगर निखर के आप बात माने, इसमें तो आशीष बुटेल। आशीष बुटेल, आप किसको मानते हैं? आशीष बुटेल एंड मुकेश अग्निहोत्री। अच्छा, मुकेश भी हैं, आप किसको मानते हैं निखिल जी? आशीष बुटेल है। आशीष बुटेल। तो कांग्रेस पार्टी में एक चेहरा ऐसा है जिन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी साख को ना केवल मजबूत किया, मजबूत करके बहुत आगे बढ़ाया है, वो है आशीष बुटेल। मुझे लगता है सारे एमसी इलेक्शन में आशीष बुटेल अगर नहीं होते तो शायद कांग्रेस की ज्यादा किरकिरी होती। तो कांग्रेस की लाज अगर थोड़ी बहुत बचा गए हैं, आशीष बुटेल बचा गए हैं। नंबर 2 पे किसको रखेंगे, रैंक करेंगे कांग्रेस में? कांग्रेस में तो जीते नंबर तो है ही नहीं है, तो नंबर 1 ही है, और एक में आशीष बुटेल है। तो आशीष बुटेल ने कमाल कर दिया, और जो बरसों की लेगेसी वो कैरी कर रहे थे, पॉलिटिकल लेगेसी जो कैरी कर रहे थे, उन्होंने उसको एक तरह से हॉल्ट नहीं होने दिया, बल्कि उसका झंडा और बुलंद किया है। तो ये आशीष बुटेल काम कर गए हैं। और वो हिमाचल के सचिन पायलट लगे मुझे। हिमाचल के बड़ा सचिन पायलट, मतलब जो चुपचाप रह के, बड़ा काम रह के, और इतना जबरदस्त इलेक्शन लड़ा उन्होंने। और उनका अगर सोशल मीडिया पे देखेंगे तो सोशल मीडिया इतना कम एक्टिव रहते हैं, लेकिन ग्राउंड पे उन्होंने दिखा दिया कि मतलब इलेक्शन क्या होता है। अदरवाइज वहाँ पे जो बीजेपी की लोग भी कोई नॉर्मल नहीं थे। विपिन परमार बड़े कद्दावर नेता हैं बीजेपी के, और चुनाव प्रबंधन में उनका बड़ा तो लगता लंबा है कि अनुभव है। विपिन परमार जी के ऊपर असर पड़ेगा, 101% पड़ेगा। थोड़ा नैतिक बल उनका कमजोर हुआ होगा, वो काफी एग्रेसिव पॉलिटिशियन माने जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है। देखो विजय जी की अब डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में क्या है कि पहले 2-3 नेता ही थे, विक्रम ठाकुर जी, विपिन परमार जी, सरवीन चौधरी, किशन कपूर, ये 4-5 नेताओं का नाम था। अब सुधीर शर्मा भी यहाँ पे आए हैं, पवन काजल भी यहाँ पे आए वेरी हैं। इंटरेस्टिंग पुरी जी, मैं आपकी बात को यहाँ लेके जा रहा हूँ। अब भारतीय जनता पार्टी में सुधीर शर्मा जी का इस तरह से चमक जाना, ध्रुव तारे की तरह से मजबूत हो जाना, और विपिन परमार जी का कमजोर हो जाना, मतलब इलेक्शन के हिसाब से आप कैसे देख रहे हैं? सर आप ही देखो, आप जर्नलिस्टिक सोच रखते हैं कि जब से सुधीर शर्मा बीजेपी में आए हैं, तब से राकेश पठानिया, विपिन परमार, उनके कितने दौरे धर्मशाला में हुए हैं। धर्मशाला एक ग्लैमरस कॉन्स्टिट्यूंसी बोली जाती है और मीडिया की कैपिटल है। धर्मशाला चढ़ना ही ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। और इस बार तो विक्रम ठाकुर और पवन काजल जी का लगा था, जो कि विक्रम ठाकुर जी इनके साथ रहे थे जब ये
कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, तो ऑब्वियसली वो ग्राफ तो हिला है बहुत ज्यादा। तो कहीं कहीं जो चमक है, आभा मंडल जो है वो बहुत आभा बिखेर रहा है, लेकिन कहीं कहीं चमक फीकी हो गई है। और वो चमक कहाँ फीकी हुई है अंदाजा आप लगाइए। और बीजेपी में जहां सुधीर शर्मा का आभा मंडल बहुत मैं कहूंगा कि मजबूत हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ कहीं कहीं मन मसोस के भी कुछ एक लीडर रह गए हैं, उसका एनालिसिस आप करिएगा। हालांकि थोड़ा हिंट पुरी जी ने और चड्डा जी ने आपको दे दिया है, तो ये मुझे लगता है कि अपने अपने इंपॉर्टेंट रहे। लेकिन ओवरऑल अगर आप स्टेट में देखेंगे, सुधीर शर्मा जी के बाद और कौन रहा है भारतीय जनता पार्टी में जिनका कद बढ़ा है इस इलेक्शन में? बीजेपी ने बढ़ाया, जैसे बिंदल जी तो है ही है, जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली दिन के जयराम बिंदल president। जी तो हैं, हाँ। लेकिन अल्टीमेटली जैसे अगर धर्मशाला की बात करें तो जैसे मतलब सुधीर शर्मा ने ही ढंग से चुनाव लड़ा है, लेकिन विक्रम ठाकुर जी का भी एक कद बढ़ा है, क्योंकि उनको बीच में यहाँ पे लाया गया, बीजेपी ने यहाँ पे भेजा कि भाई इसको देखो। जब थोड़ा सा, क्योंकि बीच में ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी कि नेगेटिव आ रही थी, धर्मशाला एमसी इलेक्शन की स्टार्टिंग में थोड़ा सा नेगेटिव आ रही थी कि मतलब हो सकता है कि बराबरी बराबरी पे 7-8 सीटों के आसपास रहे दोनों का। फिर जब विक्रम ठाकुर जी को भी बीजेपी ने भेजा, मैं समझता हूँ कि मतलब उनका एक दूसरे नंबर पे मानता हूँ विक्रम ठाकुर जी को मैं। ग्रेट। और अगर हम ओवरऑल बात करते हैं थोड़ी सी फटाफट कंक्लूड करते हुए, आपको लगता है कि इन इलेक्शंस के बाद मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में थोड़ा असहज हुए हैं? सी बात है कि पॉलिटिक्स में जो कुर्सी को ना, क्योंकि पिछले कल की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें मुख्यमंत्री की, वो काफी डिफेंसिव उनको होना पड़ रहा था, बहुत सारे सवालों के जवाब उनके पास नहीं थे। उनको ये मानना पड़ा कि सुधीर शर्मा की जो एक्टिवनेस थी उसकी वजह से धर्मशाला एमसी चली गई। तो मुख्यमंत्री का ये मानना, पहली बार माना है उन्होंने कि हाँ। सुधीर शर्मा की उन्होंने इनडायरेक्टली पहली बार तारीफ की है। हाँ। अदरवाइज तो उन्होंने हमेशा उनको खलनायक के रूप में ही प्रचारित किया है हिमाचल प्रदेश में, और उनको तो कई सरगना जैसे नाम दिए हैं, है ना, और काफ़ी ऐसे ऐसे नाम दिए हैं, मतलब तो आई थिंक पहली बार सुधीर शर्मा की उन्होंने सीएम साहब ने तारीफ की है। ये तारीफ ही थी या उनके पास डिफेंस के लिए कुछ बचा नहीं था? ऑब्वियस सी बात है कि आप किसी व्यक्ति मतलब किसी व्यक्ति को हमेशा अटैक मोड में रह रहे हो और वो गिर नहीं रहा है हर बार, तो अल्टीमेटली कई बार आदमी डिफेंसिव हो ही जाता है। और जैसा कि आपने बात की कि जो असहजता है, ऑब्वियस सी बात है कि सीएम की चेयर ऐसी है कि उसको तो मुझे लगता है कि एक पीछे भी आँख रखनी पड़ती है कि भई पीछे से कुर्सी तो नहीं मेरी कोई खिसका रहा है। वो आई थिंक 24 घंटे मुझे लगता है कि आदमी सोते-सोते भी अपनी चेयर पे ध्यान रखता है कि मेरी चेयर कोई खिसका तो नहीं रहा है, किसकी वजह से खिसक तो नहीं सकती है। तो वो कैलकुलेशन में हमेशा ही लगा रहता है चीफ मिनिस्टर का जो एक कद है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो। वो आई थिंक 24 घंटे चौकन्ने रहते हैं कि कुर्सी कहीं चली ना जाए। तो वो ये जो इलेक्शंस होते हैं, कोई भी इलेक्शन हो, चाहे पंचायत का इलेक्शन हो, चाहे नगर निकाय का इलेक्शन हो, चाहे विधानसभा का इलेक्शन हो, तो उसके बाद जो रिजल्ट्स आते हैं, तो उनके लिए बड़ी तकलीफ देते हैं। इसी वजह से पंचायत इलेक्शन डिले भी हुए, ऐसे एलिगेशंस लगे और ऐसा सच भी हो सकता करेक्ट। है। पुरी जी, आपका टेक क्या है? मेरा टेक यही है सर कि आई थिंक वो संगठन के व्यक्ति हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, और वो कुछ ना कुछ तो करेंगे। पॉलिसीज में उनकी कमी नहीं है, बट टीम उनको जो है थोड़ी वैसी नहीं मिली, अदरवाइज ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट। और मुख्यमंत्री जी का सुधीर शर्मा जी की तारीफ करना क्या लगता है आपको? वो उनसे हो गई, वो करना नहीं चाह रहे थे। मतलब उन्हें शब्द जो बोला तेज, अब सक्रिय नहीं बोला कि वो सक्रिय, उन्होंने कहा तेज। हाँ। तो सक्रिय और तेज शब्द में डिफरेंस है, वो बोला कुछ और चाह रहे थे, निकल कुछ और गया। वो तो मानता आपकी हूँ। इंटेंशन नहीं है मुख्यमंत्री साहब की? नहीं, ही इज नॉट प्रेजिंग हिम, मतलब आई डोंट थिंक ही इज प्रेजिंग हिम। नहीं तो वो शब्द जो है सक्रिय बोल सकते थे कि सुधीर शर्मा सक्रिय है, लेकिन उनका तेज एमएलए है, तो इसलिए उन्होंने कहा। और अब ये अलर्ट मोड में तो आएंगे, संगठन के व्यक्ति हैं, तोड़फोड़ तो करेंगे सर वो। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। बस जाते जाते एक आपसे फाइनल सवाल लेंगे। देवेंद्र जग्गी जी ने बहुत मेहनत की धर्मशाला में, आपको लगता है कहाँ चूक रहेगी? देखो, दो पहलवान जब कुश्ती अखाड़े में लड़ रहे हैं ना, तो अब एक पहलवान बहुत हट्टा-कट्टा है, तेज तर्रार है, और दूसरा पहलवान भी उस कद पे आने के लिए तैयारी कर रहा है, रोज़ मेहनत कर रहा है। तो वो फ़र्क तो होता है कि जो 2 पार्टिसिपेंट हैं, लड़ रहे हैं, तो आई थिंक अब उनको 2022 में ही क्या बोलते हैं, उपचुनाव में पीछे तो उनको टिकट मिला कांग्रेस में। पहली उनका एक पॉलिटिकल अनुभव में थोड़ा टाइम तो लगता है, क्योंकि उन्होंने जो पॉलिटिक्स की है, वो वार्ड की पॉलिटिक्स की है, पंचायत की पॉलिटिक्स की है और शहर की पॉलिटिक्स की है कि कैसे मेयर बनना है,
कैसे किसी को मेयर बनाना है, कैसे किसी क्या बोलते हैं वार्ड पंच को जिताना है, चाहे वो बीजेपी से जिताना है और फिर बाद में अपने पाले में कैसा लाना है, तो वो मतलब गुणा भाग उनको अच्छे से आता है। लेकिन एज़ अ विधानसभा की राजनीति में उनका जो अनुभव मैं मानता हूँ कि वो थोड़ा-सा कम था, क्योंकि 2-1 साल का उनके पास अनुभव है करेक्ट। विधानसभा का। लेकिन उन्होंने तो अपनी वो मेहनत बहुत की है, पसीना खूब बहाया, अपनी तरफ से बेस्ट किया, लेकिन रिजल्ट इसलिए वहां बेहतर आ पाए क्योंकि उन्होंने ज्यादा बेहतर दूसरा परफॉर्म देखो, किया। कांग्रेस से मुझे लगता है कि उतने पैसे भी नहीं मिले, मुझे लगता। हम्म। अब बीजेपी के आप झंडे-गंडे तो मुझे बीजेपी के हर दिखते थे वार्ड में ऑफिसेज धर्मशाला में। बने हुए थे उनके, हर वार्ड में मैनेजमेंट बड़ा ऑफिसेज़ जब। थे, हर वार्ड में उनके झंडे थे, डंडे थे, कांग्रेस के तो मुझे कोई दिखे ही नहीं। करेक्ट मैंने तो किसी से बात भी की कि भाई तुम्हारे दिखे नहीं, बोलते हम रात को लगाते थे, सुबह कोई निकाल देता था। मैंने बोला बहुत अजीब है ये। करेक्ट करेक्ट। तो रिसोर्सेज की कमी अपने में बहुत बड़ा हाँ, ग्रे मुझे एरिया लगता रहा है कि है। 5-7 लाख रुपया पर वार्ड देना चाहिए था कांग्रेस पार्टी को यहाँ पे कि सभी जगह एमसी में। मतलब 1-1 करोड़ रुपया तो कम से कम देना चाहिए था ना, 4 करोड़ तो देते। तो इलेक्शन लड़ने में थोड़ा मजा आता है इनको भी। करेक्ट। निखिल जी, आपकी टेक क्या है? देवेंद्र जग्गी ने मेहनत की, मिलनसार है, पब्लिक कनेक्ट भी अच्छा है और खूब मेहनत कर रहे हैं जैसे चड्डा जी कह रहे हैं, उसके बावजूद भी जग्गी जी कंपीट नहीं, कहां कहां चूक रह गई? बिल्कुल सही है। एक तो मुझे लगता है कि जब प्रत्याशी चुनते हैं तो पता नहीं जग्गी जी का उसमें कितना योगदान होगा जब आप फाइनल उनको करते हैं, या उनके ऊपर कितना प्रेशर होता है। दूसरी बात ये कि फिर जैसे कह रहे हैं कि जो चुनाव का प्रबंधन है, उसका जो मैकेनिज्म है, वो उसकी स्ट्रेंथ जो है, मुझे लगता है कि उस पर भी एनालिसिस करने की उनको ज़रूरत पड़ेगी कि कहाँ-कहाँ पर चीज़ें जो है वो चूक हुई, कहाँ-कहाँ चीज़ें छूट गई, कहाँ-कहाँ पैसे की कमी हुई, कहाँ-कहाँ लोगों से कनेक्ट नहीं हुआ और कहाँ-कहाँ पर जो संगठन था वो कमज़ोर हुआ है। मुझे लगता है ये सारी चीज़ों पर अगर आप वो मंथन करेंगे तो उनको ये मालूम पड़ेगा कि कहाँ-कहाँ पर जो है हमारे जो वीक पॉइंट्स हैं और कहाँ-कहाँ हमारे अभी आने वाले दिनों में थ्रेट्स होंगे, उनको थ्रेट्स को स्ट्रेंथ में कैसे कन्वर्ट करेंगे। करेक्ट। तो पुरी जी, क्या हम इस इलेक्शन को विधानसभा का सेमीफाइनल मान सकते हैं? नहीं सर, द गिवन द सर्कमस्टांसिस द काइंड ऑफ मीडिया इज प्लेइंग रोल एंड जेन ज़ेड इज देयर अल्फा मिलेनियम में सारा चक्कर चल रहा है, तो मतलब आई थिंक नहीं, कुछ भी हो सकता है और देश के हालात ऐसे हैं, विश्व के हालात ऐसे हैं, तो वी कैन नॉट कंसिडर कि दिस इज सेमीफाइनल। तो इसी बात के साथ आज की चर्चा को कंक्लूड करते हैं कि बेशक इन 4 एमसीज के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त अपना परफॉर्मेंस की है। कांग्रेस एक तरह से थोड़ी सी पिछड़ी है अगर हम पालमपुर को छोड़ दें, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि ये सत्ता का सेमीफाइनल है, विधानसभा का सेमीफाइनल है। ये अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट रही है, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है भारतीय जनता पार्टी की और कुछ एक नेताओं की, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। देखते हैं आने वाले दिनों में राजनीति कौन सी करवट बदलती है, क्योंकि जैसा पुरी जी ने कहा कि अभी नेशनल, इंटरनेशनल और बहुत सारे जो हालात हैं उनमें भी काफी तेजी से बदलाव आ रहा है। लेकिन ये जो लोकतंत्र की नर्सरी है, जिसे हम लोकल अर्बन बॉडीज कहते हैं, पंचायती राज कहते हैं, इस नर्सरी से जो नए पौध निकली है, नए लीडर निकले हैं, वो लीडर भी किस तरह की सपोर्ट करते हैं, कैसा परफॉर्म करते हैं, इन पे भी डिपेंड करेगा कि आने वाले दिनों में विधानसभा के इलेक्शंस में किसका पलड़ा भारी रहने वाला है। लेकिन कुल मिला के इनकी बात से आगे बढ़ते हैं, सत्ता का सेमीफाइनल नहीं है, अभी और आगे कदम बढ़ाने होंगे और बहुत कुछ करना होगा और आबो हवा बदलने में वक्त नहीं लगता है। इसलिए जो जीते हैं उनको बहुत बहुत मुबारक, और जो थोड़े से पीछे रह गए हैं, मैं लूजर शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि ये तो जो जीतने वाले भी अपने होते हैं और जिनको वोट कम पड़ते हैं वो भी अपने ही होते हैं। तो किसी के सर पे सेरा बंध गया है, किसी कोई सेरा नहीं बांध पाया है, लेकिन सबको मिलजुल के रहना है और आने वाले इलेक्शंस के लिए एक वॉच डॉग की तरह काम करना है। जो जीते हैं उनको अपनी जिम्मेदारी निभानी है और अच्छी तरह से अपने अपने क्षेत्र का विकास करना है। ये चर्चा आपको कैसी लगी? अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।